नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। यूपी में ब्राह्मण वोट किसका है? मायावती की ब्राह्मण सम्मेलन वाली सियासत कितनी कारगर होगी? ब्राह्मणों के साथ किसने धोखा किया, समझेंगे विस्तार से। सदन में संग्राम, किसका हुआ काम? हंगामे से विपक्ष को क्या मिला? प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान लोकसभा में क्या हुआ? साथ ही बात करेंगे संघ और बीजेपी की 22 की पॉलिटिक्स की भी। उत्तराखंड की सियासत की भी बात करेंगे। क्या चारधाम से बनेगा सियासी काम? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे गेम्स ऑफ गद्दी में। जैसे जैसे 2022 नजदीक आ रहा है, यूपी में जातिगत राजनीति तेज होती जा रही है। जातियों को अपने पाले में करने के लिए सियासी दल नई नई चाल चल रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ब्राह्मणों को लुभाने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन करने की घोषणा की है। क्या मायावती के साथ यूपी के ब्राह्मणों का वोट जाएगा? बीएसपी अध्यक्ष मायावती दलितों की राजनीति करती हैं। दलित वोट बैंक पर मायावती की पकड़ मजबूत है, ये बात पॉलिटिकल पंडित भी मानते हैं। लेकिन अब मायावती दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को भी अपने पाले में करना चाहती हैं। ब्राह्मणों को बीएसपी के साथ लाने की जिम्मेदारी सतीश मिश्रा को दी गई है। सतीश मिश्रा यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे और इसकी शुरुआत अयोध्या से होगी। मायावती के ब्राह्मण सम्मेलन पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने तंज कसा, साथ ही उन्हें पुरानी बातें भी याद दिला दी। चलिए करें, अगर रामलला के दर्शन करने जा रही हैं तो शायद सद्बुद्धि आ रही होगी। सम्मेलन करने से उनको क्या फ़ायदा होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि 2007 को से 12 की सरकार जो इनकी रही है उसको प्रदेश भूला नहीं है। और 12 में जब हटाया था तो मजबूरी में हटा करके सपा को ला दिया था। तो सपा और बसपा का दोनों का जो कार्यकाल रहा है वो प्रदेश की जनता कभी ना भूल सकती है और ना हम लोग भूलने देंगे, क्योंकि यह कुशासन का एक समय था जिससे प्रदेश पीछे गया। 2022 के लिए मायावती का प्लान ये है कि बीएसपी ब्राह्मणों को साथ लेकर चलेगी। मायावती ने कहा कि दलित तो उनके साथ हैं ही, लेकिन ब्राह्मण बीजेपी के बहकावे में आ गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग जो इन्होंने पिछले चुनाव में इनको इनके बहकावे में आकर अपना वोट देकर इनकी सरकार बना दी थी पूरे 5 साल के लिए, अब वो पछता रहे हैं। लेकिन अब मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये लोग इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। मायावती के ब्राह्मण कार्ड पर बीजेपी ने पलटवार किया। सांसद रवि किशन और सुब्रत पाठक ने कहा कि यूपी में विकास की राजनीति होगी, मायावती के बहकावे में कोई नहीं आएगा। क्या आप लोगों ने इस रवि किशन शुक्ला को कभी सम्मान दिया? आपके वक्त, आपके समय पे एक सम्मान का एक वो 50,000 रुपया मिलता था, कुछ आप देते थे कलाकारों को, कभी आपने हम लोगों को सम्मान दिया? आप लोग ये झुंझुना क्यों दे देते हैं ब्राह्मणों को? आप लोगों को क्या लगता है कि ब्राह्मण स्वार्थी है, ब्राह्मण लालची? तो आप लोग गलत हैं। और खासकर ऐसे राजनीतिक दल जिनका कहीं ना कहीं जन्म ही ब्राह्मण विरोध पर हुआ हो, तो वो आकर आज यदि इस प्रकार से ब्राह्मणत्व की बात कर रहे हैं तो मुझे ये सब देखकर अच्छा लगता है। लेकिन जनता भी इस बात को समझती है। कुल मिलाकर हम लोग कभी भी जाति के नाम पर राजनीति न करते हैं, न हम लोग कभी जाति के नाम पर राजनीति को बढ़ावा देते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट बैंक 10 से 12% है। ब्राह्मण वोट परसेंटेज में भले ही कम है, लेकिन ये यूपी की सियासत में किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। 2007 में मायावती ने दलित ब्राह्मण गठजोड़ करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। मायावती को उम्मीद है कि ब्राह्मण सम्मेलन से वो अपर कास्ट वोट में सेंधमारी करके सत्ता तक पहुंच सकती हैं। मायावती का ब्राह्मण कार्ड कितना कारगर होगा, इसके लिए इंतजार कीजिए 2022 का, क्योंकि डेमोक्रेसी के दंगल में नेता जितने भी सियासी करतब दिखाएं, फाइनल फैसला तो जनता करती है। मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में हंगामा हो गया। लोकसभा के अंदर विपक्ष ने ऐसे हालात बना दिए कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही रोकनी पड़ी। पार्लियामेंट में चर्चा परिचर्चा की जगह जुबानी तांडव करना किसके हित में है? देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात
कुछ लोगों को राज नहीं आती है। जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन की गरिमा को बनाए रखे मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ। आई अपील टू देम, काइंडली अलाउ द इंट्रोडक्शन बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। भारत की संसदीय व्यवस्था में एक परंपरा रही है कि मंत्रिपरिषद में जब जब बदलाव होता है तो सदन का नेता यानी कि प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि नए चेहरों का संसद के सदस्यों से परिचय करवाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी मॉनसून सत्र के पहले दिन नए मंत्रियों को परिचय करवाने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष समझाते रहे लेकिन विपक्षी सांसद समझे नहीं। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। भारी हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को बोलने की इजाजत दी, लेकिन हंगामा इतना था कि पीएम मोदी विपक्ष पर बरस पड़े और कह दिया कि लोकसभा ये मान ले कि मैंने नए मंत्रियों का परिचय करा दिया। शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। 7 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसमें 43 नए मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें से 7 मंत्री यूपी और 1 उत्तराखंड से हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में हर जाति वर्ग का ख्याल रखा गया था। पीएम मोदी ने भी इस बात का जिक्र कर दिया और कहा कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मंत्री बनाया गया, लेकिन बहुत से लोगों को ये रास नहीं आ रहा। लोकसभा में हंगामे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए। उन्होंने भी विपक्ष को खड़ी खोटी सुनाई। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है, इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कांग्रेस और विपक्ष के सांसद महंगाई, किसान आंदोलन के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे। हंगामे की वजह से सदन का काम प्रभावित हुआ। न मंत्रियों का ठीक से परिचय हो सका और न ही बाकी गंभीर मसलों पर चर्चा। बीजेपी और संघ 2022 का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर पार्टी के प्रवक्ता कभी नहीं बताते कि उनकी रणनीति क्या है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि लखनऊ में बीजेपी और संघ के बीच जो मंथन हुआ उसमें 2022 को लेकर ही चर्चा हुई। आधिकारिक तौर पर 2022 के चुनाव का बिगुल अभी बजा नहीं, लेकिन बीजेपी अभी से जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुट गई है। लखनऊ में बीजेपी और संघ नेताओं ने मंथन किया। इससे पहले यूपी बीजेपी नेताओं की मीटिंग हुई। इन दोनों बैठकों में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए। बैठक में क्या रणनीति बनी, इसके बारे में संघ और बीजेपी के लोग खुलकर कुछ नहीं बताते, लेकिन बीजेपी सूत्रों से खबर है कि संघ और बीजेपी ने अगले 3 महीने के लिए रणनीति तैयार कर ली है, जिसके तहत यूपी के 56,000 गांवों और 12,000 वार्डों में एक युवा और एक महिला हेल्थ वॉलंटियर को तैनात किया जाएगा। स्वास्थ्य मदद के साथ साथ ये वॉलंटियर बीजेपी के पक्ष में सियासी माहौल बनाएंगे। बैठक में ये तय किया गया कि स्वास्थ्य स्वयंसेवक बनाने का काम 20 जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा। ये स्वयंसेवक सब्जी वाले, दूध वाले, राशन विक्रेता और अन्य खोमचे वालों के पास जाकर वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही योगी सरकार के कामकाज के बारे में भी बताएंगे। बीजेपी और संघ का प्लान ये है कि 25 जुलाई को प्रदेश के सभी बूथों पर पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता लोगों के साथ बैठकर पीएम मोदी के मन की बात सुनेंगे। 26 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी के ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन होगा। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर बूथ समितियों का सत्यापन करेंगे। खत्म होता है तो दूसरे की तैयारी प्रारंभ होती है।
यह तय है ना कि 22 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और अगर 22 में विधानसभा के चुनाव होने हैं तो दोनों मोर्चों पर जनसंपर्क के भी कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे और संगठनात्मक जो दुरुस्तीकरण का कार्यक्रम है वो भी करना पड़ेगा। तो संगठनात्मक दुरुस्तीकरण का कार्यक्रम यानी बूथ की जो समितियां हैं, मंडल की समितियां हैं, जिले की समितियां, उनको सक्रिय करना, जहां खाली पद हैं उनको भरना, यह एक काम करेंगे। चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी में संगठन की तरफ से आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिसके तहत सबसे पहले पंचायत चुनाव में जीते हुए जिला पंचायत सदस्यों और ब्लॉक प्रमुखों का सम्मान समारोह किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर प्रधानमंत्री अन्न योजना समेत तमाम योजनाओं के लिए जन जागरूक कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही बूथों का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। यानी कि 2022 के चुनाव की तैयारियों के तहत सियासी कसरत में सबसे पहले बीजेपी अपने बूथ को मजबूत करेगी। कैमरा पर्सन गोपी के साथ अनामिका सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के केदारनाथ दौरे से पहले पुरोहितों ने विरोध की चेतावनी दी है, तो वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इसे सही साबित करने में जुटे हुए हैं। हालांकि बीजेपी के ज्यादातर नेता इस मुद्दे से किनारा कर रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साल 2019 के फैसले पर बीजेपी सवालों में घिरती जा रही है। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित आग बबूला हैं और कांग्रेस हमलावर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को केदारनाथ जा सकते हैं और उससे पहले पुरोहितों ने विरोध की चेतावनी दे दी है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत लगातार अपने फैसले को सही बता रहे हैं, लेकिन सरकार और पार्टी उस पर कोई भी सीधी टिप्पणी नहीं करना चाहती। मेरी बात समझ लीजिए, मेरा दृढ़ मत है कि देवस्थानम बोर्ड से ही हमारे उत्तराखंड का भला होगा। साईं बाबा जो शिरडी में है उसकी 700 करोड़ रुपया है, सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई की 300 करोड़ रुपया है, वैष्णो देवी मंदिर की 400 करोड़ रुपया है, बद्री और केदार की 15 करोड़ रुपया। कितनी है? और गंगोत्री यमुनोत्री की 6 करोड़ रुपया। उन्होंने जो कहा है ना, उन्होंने अपने हिसाब से कोई बात कही है, लेकिन वर्तमान में मुख्यमंत्री ने इस पर अपना बेबाक टिप्पणी की है और कहा है, तो मुझे लगता है कि इस तरह के विषयों पर कोई टिप्पणी करना वो आवश्यक नहीं है। वहीं पूर्व सीएम त्रिवेंद्र की तरफ से कांग्रेसी कहे जाने पर तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा भड़का हुआ है। चारधाम के पुरोहितों और कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की नजर मंदिरों की कमाई पर है। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय का कहना है कि यूपी का गोरखनाथ धाम और हरिद्वार के मंदिर भी सरकार कंट्रोल में ले। इससे साफ जाहिर होता है कि राज्य के सरकार के पास आर्थिक स्रोत सूख गए हैं और उन्होंने जो हमारे उत्तराखंड के 4 प्रमुख धाम हैं और अन्य 47 मंदिर हैं जो आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं, इन आस्था और श्रद्धा के केंद्र को उन्होंने अब कमाई का जरिया बना दिया। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।